हेलो एवरीवन। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का किया था कि कैप्स्टोन प्रोजेक्ट किसे कहते हैं। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारे डाउट थे। आई होप कि उस वीडियो में आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द डाउट्स। तो इसमें मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ये बिगनर्स टू एडवांस है। तो जिनको कैप्स्टोन प्रोजेक्ट अच्छे से आता है या जिनको पाइथन की बहुत अच्छे से नॉलेज है उन्हें लगता होगा कि ये तो बिल्कुल छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, इनका क्या बेनिफिट है। देखिए, अगर हम सिंपल क्लासेस की बात करें, अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपने अगर 6th 7th नहीं करी तो आपको 9th का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ आएगा। तो सेम चीज अगर आप 5th क्लास में हैं तो आपको 1st 2nd का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। तो सेम यहीं पर है कि अगर हमने बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, ठीक है, अगर हम कैपस्टोन से रिलेटेड बहुत अच्छे वाले प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें जो स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट है, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें आने चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को प्रोग्राम्स कराते हैं, हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स प्रोग्राम्स करा रहे हैं, प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन करा रहे हैं। तो जो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्यों करवाते हैं? ताकि बच्चों को नॉलेज हो जाए। जब उन्हें नॉलेज हो जाएगी तो फिर आप उससे बड़े लेवल का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सीरीज में मैं बिल्कुल बिगिनर्स वाले प्रोजेक्ट पहले डिस्कस कर रही हूँ, बाद में हम एडवांस पे भी जाएंगे। बट अगर कईयों को डाउट हो कि पता नहीं क्यों इतने सिंपल वाले करा रही हैं, तो ये उसके लिए है कि अगर बिल्कुल भी आपको पाइथन नहीं आती, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है प्रोजेक्ट की, तो एज ए बेसिक आप इसको कर सकते हैं। और मैंने उसमें 7 प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो लास्ट वीडियो है। अगर आपको वो प्रोजेक्ट्स लेने हैं, आपको उसका सोर्स कोड लेना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगी और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऐड कर दूंगी, सो दैट यू कैन टेक द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम देयर। ठीक है। अब हम इसमें मैंने बताया था, जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं इसमें, तो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे बहुत स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि फॉर द बिगिनर्स है ये। तो ये हमारे छोटे प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी जो हमारी लेंथ रहेगी जो 12 to 15 पेजेस तक रहेगी। ठीक है। देखिए, जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली पूरे का पूरा डिपेंड करता है सोर्स कोड पे। अगर आपका सोर्स कोड लेंथी है तो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली जो उसकी रिपोर्ट है वो लेंथी जनरेट होगी। ठीक है, क्योंकि आपके उतने ही, अगर आपका सोर्स कोड ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, तो आपके उतने ही ज्यादा पेजेस ज्यादा यूज होंगे प्रोजेक्ट फाइल में, उतने ही ज्यादा आपके स्क्रीनशॉट्स लगेंगे। स्क्रीनशॉट्स मीन जो आपके आउटपुट्स होती हैं वो लगेंगी। तो जिसकी वजह से आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। बट अगर हम इनिशियल स्टेजेस पर देखिए, तो इनिशियल स्टेजेस पर अगर हमें सिर्फ समझना है फॉर द क्लास +1, इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उनको एडवांस में करें। क्लास +1 के लिए इतना चल सकता है कि उनको सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स दिए जाए, चाहे सिंगल सिंगल स्टूडेंट करे। ठीक है, ताकि उनको थोड़ी नॉलेज हो। जब उनको अच्छे से आ गया है तो आप उनके ग्रुप बनाइए, 3 to 4 टीम्स का ग्रुप बनाइए, और फिर उनको एक अच्छे वाला जो प्रोजेक्ट है वो असाइन करिए। जैसे कि जो अगर हम बेस्ट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें वेदर फोरकास्टिंग आता है। वेदर फोरकास्टिंग में क्या है कि हम बच्चों को मैप देते हैं कि आपने गूगल मैप के थ्रू उसका जो एरिया है उसको जज करना है कि उसमें जो वेदर है वो कैसा रहेगा। सेकंड, इसमें जेसन वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं। जेसन प्रोजेक्ट्स जो होती हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हमने कन्वर्टर वाला लगाना है, कन्वर्टर मीन्स कि करेंसी चेंज करनी है, करेंसी को हमने रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो हम वो वाले प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो इस वाली सीरीज में हमें काफी जो प्रोजेक्ट है वो टीम में करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रोजेक्ट एक ही स्टूडेंट कर सकता है, करने को तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द टाइम, ठीक है, कि हम उनको मॉड्यूल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा इजीली हो जाए। तो इसमें हम इनिशियल स्टेजेस वाले जो प्रोजेक्ट है, एपिसोड 2 में हमारे पास है कि हम किंटर बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे। इसमें हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाऊंगी कि उसका फॉर्मेट क्या है, क्योंकि कई जो है वो न्यू है +1 में, उन्होंने एज ए स्टूडेंट उनको नहीं पता +1 में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, या एज ए टीचर आपको फर्स्ट टाइम असाइन हुई है तो आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनवानी है। तो मैं आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको भी आप गूगल ड्राइव में शेयर करके उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो आपकी कैसे प्रिपेयर होगी। तो फॉर द बिगिनर्स हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन स्पैम ईमेल डिटेक्शन यूजिंग पाइथन। देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर है स्पैम ईमेल डिटेक्शन, ये मैंने अपनी पिछली जो एपिसोड 1 है, जो प्रोजेक्ट की सीरीज जो हमने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट की सीरीज स्टार्ट करी है,
उसमें ये वाला प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस किया था, स्पैम ईमेल डिटेक्शन यूजिंग पाइथन। स्पैम ईमेल डिटेक्शन मीन्स कि हमारी जो ईमेल है वो फुल है, बहुत ज्यादा उसमें मैसेजेस है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बिल्कुल ओवरव्यू दे रही हूँ, ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ कि स्पैम ईमेल डिटेक्शन कहाँ किसे जाता है। कि आपके पास आपके ईमेल है, आपके पास जीमेल है, जीमेल के इनबॉक्स में आपके पास बहुत सारे मैसेजेस है। तो आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा मैसेज स्पैम है। स्पैम मीन्स कि उसमें जैसे कंपनी की तरफ से मैसेजेस आ गए, प्रमोशन मैसेजेस आ गए, तो हम वो चीज डिटेक्ट करते हैं। तो मैंने इसको बताया था कि आप इसको एनहेंस कर सकते हैं। आप इसमें किंडल प्रोजेक्ट यूज करके, जो मैंने सीरीज 1 में जितने भी प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, आप उसमें किंडल प्रोजेक्ट के थ्रू से एनहेंस कर सकते हैं। उसमें जेसन अप्रोच यूज कर सकते हैं। आप उसमें जो फाइल हैंडलिंग है, जिसके थ्रू हम CSV फाइल्स बोलते हैं, जिसके थ्रू हम डाटा प्रोवाइड करके उसके थ्रू आप इसको एनहेंस कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू एनहेंस योर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक बिगनिंग होती है। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, हम जनरल बात करते हैं कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फुली कंप्लीट नहीं होता, वो कस्टमाइज्ड होता ही रहता है। कस्टमाइज्ड मीन्स कि जो प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सपोज मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट कोई बनाना है, स्कूल में जिसमें स्कूल की फीस आ जाए, स्कूल की बुक्स इशू हो जाए लाइब्रेरी की, ठीक है, और भी काफी सारी जो चीजें हैं, स्कूल की एग्जाम से रिलेटेड डाटा है, तो मैंने 2-3 मॉड्यूल्स बना दिए। फिर उसके बाद अगला मॉड्यूल आ जाएगा कि आप इसको ये चीज डिजाइन कर दीजिए, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आप ये कर दीजिए। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा ही इनकम्प्लीट ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमाइज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर। हमें उसे अपडेट करते रहना पड़ता है। इनकम्प्लीट इन द सेंस मीन्स हमें उसे अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर होता है। और नीड ऑफ यूजर आपको पता ही है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, जितनी आपकी जो चीजें हैं वो सॉल्व होती जाएंगी, उतना ही आपको लगेगा और आ जाए और मिल जाए। ठीक है, वही चीज इसमें हमारी रहती है। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हमारे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रोजेक्ट में हमारा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया था वो स्पैम ईमेल डिटेक्शन था। स्पैम ईमेल डिटेक्शन मीन्स कि आपकी जो मेल है वो फुल हो रखी है, आपकी मेल में बहुत सारे मैसेजेस हैं जिसमें स्पैम मैसेजेस है, तो वो डिटेक्ट करेगी। वो कैसे डिटेक्ट करेगी? हमें ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देगी कि ये जो है आपके पास जो मेल आई है वो आपकी फॉल्स मेल है। फॉल्स ट्रू है तो आपका ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन देगी कि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ये मेल आपको रिसीव हुई है वो आपकी सही मेल है कि स्पैम वाली मेल है। तो आपको इस चीज की डिटेक्शन होती है। तो हम इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखते हैं। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देखिए, सबसे फर्स्ट जो पेज रहेगा, अगर हम बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आते हैं, इसको थोड़ा मैं इनहेंस कर देती हूँ। अब हम इस पे फर्स्ट पेज पर आए तो फर्स्ट पेज पे है हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन स्पैम ईमेल डिटेक्शन यूजिंग पाइथन। ठीक है, इसमें आपके पास क्या रहेगा? इसमें सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा आपके पास, फिर उसके बाद क्लास आ जाएगी और बच्चे का जो नेम है, रोल नंबर है, वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें नीड नहीं होती कि आपको CBSE का जो रोल नंबर है वही देना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो प्रोजेक्ट बनाना तो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपको जो रोल नंबर है वो CBSE का ही देना है। आप जनरल जो स्कूल का रोल नंबर है वो भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, या फिर ये क्या करा जा सकता है कि आपको रोल नंबर अगर स्पेसिफाई करना ही है तो आपको कुछ टाइम के लिए उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, जब रोल नंबर CBSE से आ जाए तो फिर आप उसको मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट आती है एक्नॉलेजमेंट। ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने एज ए स्कूल को, कि अपने जो टीचर है उसको आप थैंक यू करना चाहते हैं, प्रिंसिपल को थैंक यू करना चाहते हैं कि दे हैव गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू मेक द प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए, आपको सारा कोड समझाया गया ताकि आप जो प्रोजेक्ट है वो बना सको। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग से चीजें नहीं बताई जाएंगी तो आप जो प्रोजेक्ट है वो नहीं बना पाएंगे। तो एक्नॉलेजमेंट में आता है कि आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, आपको सारा कुछ हेल्प करी गई है ताकि जो आप प्रोजेक्ट है वो उसको बना सको। नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसे कहा जाता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट मीन्स कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, आप प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं वो हम इसमें बताएंगे कि जैसे स्पैम फिल्टर्स हैं, ट्रेडिशनल स्पैम फिल्टर्स हैं, वो हमें नहीं पता चलता, साइबर थ्रेट्स आते हैं, फिशिंग अटैक्स, उन सब चीजों को चेक करने के लिए, और वेस्टिंग जो हमारी टाइम वेस्ट हो जाता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं तो उसमें से जो ओरिजिनल मैसेज है उसको चेक करने में हमारा जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए हमें इसकी नीड पड़ती है।
उसके बाद आप इसमें दे सकते हैं यूजर्स की, कौन कौन से यूजर्स के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप किस किस को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। इंडिविजुअल ईमेल यूजर्स को मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशंस भी हेल्प होएगी, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स को नीड होगी, साइबर सिक्योरिटी वालों को नीड होगी। तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि किन किन चीजों के लिए है। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो दो तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, एक स्पैम में, एक हैम में। स्पैम मीन्स कि आपकी जो मेल है वो जंक मेल है, हैम मीन्स कि आपकी जो मेल है वो जंक नहीं है। आपको इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच मिलेगी। पॉजिटिव होगी तो आपकी जो मैसेजेस है वो करेक्ट है, नेगेटिव मीन्स आपका जो मैसेजेस है वो करेक्ट नहीं है, आपने उस वाले मैसेज को स्पैम मैसेज से बोला जाएगा। इम्प्लीमेंट स्केलेबल सोल्यूशन दैट कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट, की आपके पास बहुत ज्यादा डेटा सेट है, उस चीज को आप हैंडल कर सकें। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में हम यूज करेंगे कि हमारे पास बहुत सारी मेल्स हो गई हैं, रियल टाइम ईमेल ट्रैफिक बहुत है। ईमेल ट्रैफिक मीन्स कि आपको बहुत सारी मेल्स आ रही हैं, तो उसमें से आपकी ओरिजिनल मेल कौन सी है, आपको वो चीज रीड करनी है, तो उस चीज में आपको जो है टाइम लग रहा है। तो उन सब चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट पेज पर आपका क्या आ सकता है, इसके फीचर्स आ सकते हैं। फीचर्स में क्या है कि आपकी रियल टाइम डिटेक्शन हो रही है, ठीक है। आप इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम यूज करेंगे, कस्टमाइजेबल है, थ्रेशोल्ड्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्सेस, ठीक है, कितनी इसकी परफॉर्मेंस है, क्या प्रिसीजन रहेगी, F1 स्कोर क्या रहेगा, वो सारा कुछ आएगा। डेटा विजुअलाइजेशन है, यूजर इंटरफेस, तो आप इसमें इसके फीचर्स दे सकते हैं। ये जो फीचर्स है ये डिपेंड करेंगे आपके प्रोजेक्ट पर। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है हमारे पास स्पैम ईमेल डिटेक्शन का, तो ये उसी के बेसिस पर है। बट अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट है तो ये उसके फीचर्स में भी इंक्लूड करेगा। फिर आ गया एआई यूज, कि आपने उसमें एआई कितने यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स यूज हुए हैं, इसमें एसवीएम यूज हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आप वेक्टराइजेशन यूज कर रही हैं, टेक्स्ट वेक्टराइजेशन। टेक्स्ट वेक्टराइजेशन मीन्स कि वो टेक्स्ट को चेक करेगा, एनालाइज करेगा कि अगर मेल में जो मैसेजेस है वो कौन सा मैसेज है, जिससे उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये हमारा स्पैम मैसेज है। तो इसमें ये वाली एआई यूज हुई है। डाटा कौन सा यूज हुआ है, डाटा सेट आपके पास यूज हुआ है यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी और कैगल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फीचर्स आ गए, डाटा प्री प्रोसेसिंग होगी, ये सारी चीजें आ गई। फिर आगे सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन क्या किया, उस चीज को अडेप्ट करने के लिए, ये सारा कुछ इंक्लूड करने के लिए आपने कौन कौन से टेक्निक यूज करेंगे वो इसमें लिखी जाएंगी। फिर आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीड्स, कि इसमें आ जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो हार्मफुल नहीं है, वो सिक्योर, वो फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। और जो सोसाइटी है उस पर कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो हम इसमें ये वाली चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं एज टीचिंग गोल्स। फिर आ गया फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप तो मैंने आपको बताया ही है कि एडवांस आप जितना मर्जी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये आप इसमें अपना फ्यूचर स्कोप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं हम। फिर लिमिटेशंस आ गई। लिमिटेशंस क्या है कि जैसे मैंने अपने जो प्रोजेक्ट है ये आपको ट्रूली देना होता है, ये नहीं है कि आप इसमें कुछ भी लिख देंगे, नहीं, ये ट्रूली होता है। लिमिटेशंस मीन्स कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोजेक्ट जो था वो बिल्कुल सिंपल है। सिंपल मीन्स कि उसमें मैंने कोई किंटर बेस्ड टेक्निक नहीं यूज करी, ठीक है, किंटर नहीं यूज करा मैंने उसमें उसमें मैंने कोई सीएसवी फाइल्स नहीं यूज करी। सिंपल हमने 10 to 20 मैसेजेस लिए हैं और उसको इंक्लूड करके हमने बता दिया। तो हमने उसको कुछ एडवांस टेक्निक भी यूज करी, तो वो सब हमें इसमें बताना है। फिर आ गया स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस किस के लिए बेनिफिशियल है, क्या चीजें कंटेन करता है। फिर नेक्स्ट आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है एम्प्टी मैप। फिर आपको एम्प्टी मैप बनाना है। अब ये आपका आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका एआई बेस्ड है। ऊपर भी हमने एआई यूज करा है कि एआई बेस्ड हमने क्या चीज यूज करी है इसमें। आपने यहाँ पे देखा होगा, इसमें मैंने लिखा था, इसमें यहाँ पर हमारे पास आया था एआई बेस्ड, क्या आपने एआई में क्या क्या चीजें यूज करी है। ये तो एसडीजी इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी, ठीक है, डाटा यूज हो गया, ये आ गया एआई यूज्ड। कि आपने एआई में क्या क्या यूज करा है, सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स यूज करेंगे हैं, एनएलपी यूज करा है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये आपका बताते हैं कि ये आपका कैपस्टोन वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम वेक्टराइजेशन टेक्निक, एसवीएम, रिग्रेशन, नेव बेस बेस, ये सब चीजें नहीं यूज करते। ये वाली सारी चीजें आपकी एआई में ही यूज होगी। नॉर्मल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे इसके बिना ही क्रिएट किए जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम एआई का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें इनकी जो टेक्निक्स है वो यूज करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट आ गया स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, हो गया एम्प्टी मैप। अब इसमें आपको जो सबसे बेस्ट है वो आपका एम्प्टी मैप क्रिएट करना है। इसकी मैंने वीडियो शेयर करी थी कि एम्प्टी मैप जो है वो कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी कि एम्प्टी मैप कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि ये आपके सिलेबस का शायद चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम एम्प्टी मैप को क्रिएट करना सिखाते हैं। मैंने उसकी वीडियो बनाई थी और उसको मैंने शेयर किया था कि आप एम्प्टी मैप कैसे बनाएंगे। तो एम्प्टी मैप के बिना जो प्रोजेक्ट है वो इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि एम्प्टी मैप तो बहुत नेसेसरी है। और इसकी आपको बनाने के टाइम पे इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने तो पॉइंट्स में डिस्कस किया है एम्प्टी मैप को, पर पॉइंट्स के साथ साथ आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, आप इसका डायग्राम भी क्रिएट करेंगे। डायग्राम में यूजर्स क्या यूज हो रहे हैं, नीड्स क्या है, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, प्लेन पॉइंट्स, सब इसमें एम्प्टी मैप में ये आता है बेसिकली कि जैसे सपोज आप एक लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं, तो जो यूजर है जिसने लैपटॉप परचेज करना है तो वो क्या करता है, फर्स्ट आता है वो अपना कितना बजट रखेगा, क्या फील करता है, ठीक है, वो कैसे कंपेयर करता है, उसका प्लान क्या है, ये सारी जो चीजें हैं वो इसमें आती हैं। वो किस किस से डिस्कस करता है, किससे एडवाइस लेता है, ठीक है, जैसे वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है या फिर किसी अपने टीचर से एडवाइस लेता है या अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेता है, ठीक है, तो वो किसके पास जाता है उसको सोल्यूशन लेने के लिए कि मुझे कौन सा जो लैपटॉप है वो लेना चाहिए, मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो एज ए उस पर्पज से देखा जाए तो ये जो एम्प्टी मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक बेसिक लेआउट तैयार कर देता है कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले, जैसे हम होता है ना कि हमें अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो हम एक बजट तैयार करते हैं, तो एम्प्टी मैप आपका एक बजट तैयार कर देता है, एक आपका प्लान तैयार कर देता है सारी चीजों को लेकर कि क्या नीड है उस प्रोजेक्ट की, क्या हमारे थॉट्स हैं, यूजर क्या फील कर रहा है, फिर उस फीलिंग को वो समझ के उसको क्या एक्शन लेता है, वो किन किन के पास जाता है, एडवाइस लेता है, किससे कंपैरिजन करता है, वेबसाइट्स पे जाता है, क्या चीज को करता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इसमें डिस्कस होंगी। उसके बाद अगर डेटा गैदरिंग फॉर द प्रोजेक्ट, डेटा गैदरिंग मीन्स कि आप किन किन के पास गए, डेटा गैदर कहाँ से किया, आप लाइब्रेरी में जाते हैं डेटा गैदर करने के लिए, या फिर आप लगभग ईमेल्स को रीड करते हैं क्योंकि ईमेल बेस्ड है, तो आपने अपनी मेल के साथ साथ अपने फ्रेंड्स की मेल्स को भी देखा, उनसे परमिशन लेकर उनकी मेल्स को भी चेक करा कि उन्हें कौन कौन सी स्पैम मैसेजेस आ रही हैं, तो अगर स्पैम आ रहे हैं तो उनकी क्या लाइन्स होती हैं उसमें लिखी हुई। तो वो सारी चीजें आपने डाटा गैदरिंग करी, डाटा गैदरिंग में आपने किनसे डिस्कस किया, ठीक है, तो वो सारी चीजें इस पर डाटा गैदरिंग में आएंगी। फिर आ जाएगा एनहांसमेंट मेथड्स, वही कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे एनहांस कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर लास्ट में फिर आता है नेक्स्ट आपका सोर्स कोड। अब देखिए सारा जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं कि ये हमारा 9 पेजेस में अप्रोक्सीमेट सब कुछ सोर्स कोड के लिए हम इसको एंटर करके अलग पेज पर लेकर जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आएगा, सेम पेज पर सोर्स कोड नहीं लिखा जाएगा। देखिए आपका जो एम्प्टी मैप अगर हम इसमें बना देते हैं तो यहाँ पे हमारा एम्प्टी मैप बन जाएगा। तो इट मीन्स हमारा 8 पेजेस तक जो प्रोजेक्ट है उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी, 8 पेजेस तक आपके प्रोजेक्ट की सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद जो उसकी डिटेलिंग पार्ट है, जो सोर्स कोड है, वो आपका कितने पेजेस लेता है उसके ऊपर सारा प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आपका सोर्स कोड आ गया। ये देखिए ये सारा सोर्स कोड है, ये मैंने वीडियो में सारा इसको अच्छे से समझा दिया था कि ये सोर्स कोड में हमें क्या क्या चीज कह रहा है, कैसे लर्न किसे कहते हैं, ठीक है, हम डाटा सेट को कैसे लोड करते हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन क्या है हमारे पास, मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है, तो ये सारा कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। उसके बाद आगे स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। फिर आ जाएगी समरी, यहाँ पे आपकी समरी आ जाएगी, फिर कंक्लूजन आ जाएगा। समरी मीन्स कि प्रोजेक्ट किस किस के लिए बेनिफिशियल है, आपने कहाँ से डाटा लिया है, थोड़ा सा उसकी डिटेलिंग कर देंगे। कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आगे कैसे एनहेंस हो सकता है, तो ये चीज आ जाएगी। फिर आ जाएगी आपकी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको ये आइडिया कहाँ से आया, अपने फ्रेंड सर्कल से आया या अपने रिलेटिव से आया, या फिर आपको मेल देखकर आया कि हाँ मेरे पास बहुत सारी मेल तो जाती हैं तो मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ये सारी आपकी बिब्लियोग्राफी आ जाती है। बिब्लियोग्राफी में आप इंटरनेट की हेल्प पे लिख सकते हैं, या फिर आपने जो पेपर्स रीड किए हैं, आपने कोई पीडीएफ रीड करेंगे तो वो सारी कुछ आपकी इसमें आ जाएंगी। तो होप ये इतना पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपका क्या क्या चीजें रहती हैं। आप इसमें एक पेज और कंटेंट का भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें कंटेंट का पेज नहीं ऐड किया, वो आप कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको देखूं कि मैंने जो ईमेल
स्पैम ईमेल डिटेक्शन का प्रोजेक्ट डिस्कस किया है, ये आपका अप्रोक्सीमेट 15 पेजेस पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये फॉर ए बिगिनर प्रोजेक्ट था, तो आपका 15 पेजेस पे ये जो प्रोजेक्ट है वो कवर हो जाएगा। तो एक यूजर के लिए ये प्रोजेक्ट सफिशिएंट है कि आपने उसको स्टार्टिंग में समझाया है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो आपका सफिशिएंट रहेगा कि स्पैम ईमेल डिटेक्शन होगी आपकी यूजिंग पाइथन। आज हम डिस्कस करेंगे किंटर बेस्ड प्रोजेक्ट। आज हम किंटर बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। किंटर बेसिकली किसे कहा जाता है? किंटर क्या है? जो आपको ग्राफिकल फीचर प्रोवाइड करता है। किंटर क्या है? किंटर मीन्स जो आपको ग्राफिक फीचर्स प्रोवाइड करेगा आपके प्रोजेक्ट में। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको नॉर्मल सी विंडो दिखती है, तो वो आपको बड़ी बोरिंग सी लगेगी। बट अगर आप किंटर बेस्ड लिखते हैं प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या होता है कि एक बॉक्स सा बना गया, एक विंडो के साथ छोटी सी एक विंडो और अपीयर होगी। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छा अपीयर होता है, तो हम उसको किंटर बोलते हैं। तो अब हम इसमें किंटर वाला प्रोजेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट इज क्विज कैलकुलेटर यूजिंग किंटर लाइब्रेरी। अब हम इसमें क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, क्विज कैलकुलेटर। क्विज कैलकुलेटर मीन्स नॉर्मली विच विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द यूजर। अब इसको सेम आप CSV फाइल से भी अपलोड कर सकते हैं, बट वो अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सिंपल वाला चल रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले में मैंने सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाया था, सेकंड में किंटर लाइब्रेरी सिखा रही हूँ। ठीक है, क्विज कैलकुलेटर में क्या है आपके पास? क्विज कैलकुलेटर, ठीक है, जो फर्स्ट हमने वीडियो डिस्कस करी थी, फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि आपने जो प्रोजेक्ट है वो सिंपल के प्रोजेक्ट कैसे बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें किंटर लाइब्रेरी नहीं यूज करते तो प्रोजेक्ट बहुत बोरिंग सा लगता है। किंटर लाइब्रेरी क्या है? एक्चुअली मैसेज बॉक्स की तरह आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाता है, जो देखने में बड़ा लुक वाइज अच्छा लगता है, तो इसलिए हम उससे भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसको बोलते हैं किंटर बेस्ड, को बोला जाता है बेसिकली GUI बेस्ड इंटरफेस। GUI बेस्ड इंटरफेस, GUI होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स कि आपको प्रोजेक्ट बोरिंग सा नहीं लगता। अब हम इसमें देखते हैं, ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गई थी। अब हम इसमें ये वाला देखते हैं, क्विज कैलकुलेटर यूजिंग किंटर लाइब्रेरी। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चाहिए होगा प्रोजेक्ट तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको मैसेज कर इसका जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं। मैंने इसको सेव कर लिया, हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, चलिए हम इसको रन करते हैं। रन करते हैं, हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास। देखिए, आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन बहुत सुंदर सी बन के आ गई। अदरवाइज जब हमने पहले प्रोजेक्ट किया था उसमें नॉर्मल आ रहा था, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। सपोज आई विल राइट लंदन, देन गिव्स द रॉन्ग आंसर विच इज अ रेड प्लैनेट। तो रेड प्लैनेट हमारा किसे कहा जाता है? मार्स को, आई थिंक सो। आई एम सबमिटिंग इट, सो इट्स एट द करेक्ट। And what is the largest mammal? So I will write suppose a shark, then submit it, then it is a wrong. It will be the then your final score is. तो ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि आपको स्कोर भी बता रहा है कि मैंने 3 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन ठीक दिया है। ओके कर दिया, हमने इसको क्रॉस कर दिया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कैलकुलेटर बन के आया जिसने हमें क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो इसमें मैंने इंपोर्ट जेसन करा है, बट मैंने अभी इसको यूज नहीं किया, अभी मैंने इसको लोड नहीं किया है। अब क्वेश्चंस डेटा आ गया, ये हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन सीरीज है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमारी एक लिस्ट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये लिस्ट है, ये हमारी डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हमारी की होगी, ये उसकी वैल्यू होगी कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। फिर ऑप्शंस में हमने डिक्शनरी की वैल्यू में हमने की लिस्ट जनरेट कर दी, और फिर जो आंसर होगा वो हमने यहाँ लिख दिया कि पेरिस इज द आंसर। ठीक है, कैपिटल ऑफ फ्रांस जो है वो पेरिस है। सिमिलरली फिर सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने लिखा, फिर हमने थर्ड क्वेश्चन के लिए उसका साथ में आंसर दे दिया। फिर हमने अगर लोड करने हैं, अगर हमने लोड करने हैं तो हम लोड कर सकते हैं, बट ये मैंने रिस्पॉन्सिबली लोड करी है जो मैंने यूज करी है बस। जैसे मैंने क्वेश्चंस डाटा, ये इस वाले वेरिएबल का नेम मैंने क्वेश्चंस डाटा दिया था, इसका नेम क्वेश्चंस डाटा दिया था, और यही हमने जेसन में लोड कर दिया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, बस उसी को लोड कर दिया। अब हमारे पास ये क्लास जो है ये तो एक इनिट सेल्फ रूट क्रिएट करने के लिए यूज होती है, जिसमें हम क्विज की एप्लीकेशन, ये उसका टाइटल हो गया वो दे दिया हमने।
ठीक है, कितने टाइम पीरियड वो बताएगा कि जैसे हमने 10 लिखा है तो 10 सेकेंड्स के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप यहाँ पे 20 कर देंगे तो 20 सेकेंड्स के लिए वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, स्कोर हम स्टार्टिंग में 0 देंगे। वो आपको पता ही है कि स्कोर स्टार्टिंग में 0 क्यों दिया जाता है, क्योंकि स्कोर प्लस इक्वल टू जो हमारा रिजल्ट होगा उसके साथ लिया जाएगा, उसको प्लस प्लस करता जाएगा। फिर आगे ये इसके कंपोनेंट्स आ गए, ये उसके कंपोनेंट्स आ गए। फिर हमारा लूप चल गया। ठीक है, ये एंकर डब्ल्यू पैड एक्स ये आपके पास ये इसलिए यूज होती हैं चीजें ताकि आपका, देखिए एक मिनट पहले ये शुरू वाला बता दूं आपको, ये बटन वेरिएबल है। ठीक है, इसमें हमने रेडियो बटन लिया। आपने देखा होगा कि किंटर में आपको रेडियो बटन दिख रहे थे, तो ये रेडियो बटन के लिए है। टीके इज द किंटर, जो हमने किंटर लाइब्रेरी है हमने उसमें इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट किंटर एज टीके। तो इसने इंपोर्ट टी किंटर एज टीके, तो इसने टीके वो वाला लिया है। और रेडियो बटन आपका जो है वो रेडियो बटन है, उसका साइज कितना होगा, उसका फोल्ड क्या होगा वो हमने लिया है। बटन का पैक हमने एंकर में डब्ल्यू में पैक कर दिया और उसका जो पैडिंग एक्स करी है वो 20 दे। ठीक है, अपेंड बटन, बटन अपेंड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट बटन हो गए हमारे पास, ये सारी उसकी पैकिंग के लिए है। फिर आगे स्टार्ट द क्विज, हमने क्वेश्चंस लोड कर दिए। लोड क्वेश्चंस पे फंक्शन को कॉल किया तो ये उस पर चला जाएगा। स्टार्ट टाइमर वाले फंक्शन को कॉल करा है तो ऊपर स्टार्ट टाइमर पे चला जाएगा, जिसमें हमने टाइमर की वैल्यू 20 सेकेंड्स दी है। तो लोड क्वेश्चन में देखिए ये यहाँ पर जाएगा, जिसमें हम लोड ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है लोड क्वेश्चन का, कि अगर जो टाइम है इतने लेंथ में अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो रीसेट है दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका एंड क्विज एंड हो जाएगा। चेक आंसर में वो आपका आंसर चेक करेगा और अगर आंसर करेक्ट होगा तो वो प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, वो उसके साथ 1 ऐड हो जाएगा अगर आंसर करेक्ट है। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वो आपको क्या रिप्लाई करेगा, देखिए आपको रिप्लाई कर रहा था रोंग, द करेक्ट आंसर वाज, और आपको करेक्ट आंसर भी वो दे रहा था, किस कलर में दे रहा था, रेड कलर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर इतने सेकंड्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। फिर आ गया उसके बाद आपका ये वही वाली चीजें हैं कि रीसेट द टाइमर, टाइमर सेट करना है आपका। स्टार्ट टाइमर क्या रहेगा उसको डिस्प्ले करना। फिर अगर हमारे पास क्विज है फिर उसको मेन लूप में बार बार ये चीज चलती रहेगी। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अगर आप कोडिंग देखें तो कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बट एक बार चीजें समझ आ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर हमें चीजें समझ आ जाती हैं, हमें पैटर्न पता चल जाता है, तो बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं सेकंड प्रोजेक्ट पे, सेकंड प्रोजेक्ट है फ्लैश कार्ड विद किंटर लाइब्रेरी। अब हम इसमें क्या क्रिएट कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। फ्लैश कार्ड बेसिकली किस चीज के लिए बनाया गया है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इस चीज के लिए है कि जैसे ट्रांसलेटर होती हैं। ठीक है, आप सपोज चाइना में कोई लैंग्वेज में बात करती हैं तो मुझे नहीं वो लैंग्वेज आती, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा ताकि मुझे समझ आ जाए। तो फ्लैश कार्ड पे आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। पहले हम प्रोजेक्ट को समझते हैं, उसके बाद हम इसकी कोडिंग पर आएंगे। पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। हमने कॉपी किया प्रोजेक्ट को, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको पेस्ट कर दिया, मैं उसी फाइल में इसको पेस्ट कर रही हूँ। मैंने फाइल बनाई थी 679 के नेम से, मैं इसी में इसको यस करके सेव कर रही हूँ। देखिए अब इसमें ये क्या पूछ रहा है हमारे पास, फ्लिपकार्ट। अब इसमें यस लिखा है। अब मुझे यस का मीनिंग तो हमें तो पता है यस है, बट अगर दूसरी लैंग्वेज में देखो तो इसका मीनिंग ऐसा ही होता है। नेक्स्ट करते हैं प्लीज, प्लीज का मीनिंग है फॉर फेवर। फिर नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, इसका मीनिंग है पार्डन। नेक्स्ट देखते हैं नो, नो का मीनिंग बस नो पे हमने इसको खत्म कर दिया। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट मीन्स आपका फ्लिप करेगा, फ्लैश कार्ड को क्या है फ्लिपकार्ट क्या आपका फ्लिप करता जाएगा और आपको जो रिजल्ट है वो अपीयर हो जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर, इसका कोडिंग देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें हमारे पास ये आया है कोडिंग में। देखिए इसमें है इंपोर्ट किंटर एस टीके, इंपोर्ट रैंडम, हमने रैंडम लिया, वर्ड लिस्ट ली। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि विजिबल अच्छे से हो जाए। हमने वर्ड की लिस्ट ली है, ये वर्ड है हमारे पास, ये की होगी, उसकी वैल्यू होगी हेलो, और ट्रांसलेशन किसमें करनी है, इसमें उसकी ट्रांसलेशन करनी है। फिर ऐसे गुड बाय है, उसकी ट्रांसलेशन ये है, थैंक यू की ये वाली है, प्लीज की ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये हमने यस की ऐसा ही है, नो में नो, सॉरी में
ये उसकी फर्दर जो है ट्रांसलेशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं और सॉरी अब हम अगला कोड देखते हैं। ये तो फ्लैश कार्ड ऐप के लिए हो जाता है हमारे पास टाइटल। अब आगे शफल द वर्ड लिस्ट, तो जो सैंपल है हमने वर्ड लिस्ट में दिया है उस लेंथ को वो चेक करेगा। इंडेक्स स्टार्टिंग में हमारा 0 रहेगा। ट्रांसलेशन क्या है कि फॉल्स मीन्स कि हमारी वैल्यू अगर कन्वर्ट नहीं हो रही तो हमारे पास फॉल्स आंसर आएगा। फिर ये कैनवस आ गया। कैनवस में कैनवस किसे कहा गया है, बेसिकली आपने जब इस प्रोग्राम को रन करा, देखिए जब हमने इसको रन किया तो ये एक छोटी सी स्क्रीन पे अपीयर हुआ। ये अलग से एक स्क्रीन बनी आई जिसका टाइटल फ्लैश कार्ड ऐप है। ठीक है, जिसका टाइटल जो है वो फ्लैश कार्ड ऐप है और ये एक छोटी सी स्क्रीन बनी आई है, इसको कैनवस बोला जाता है। इसका साइज आप कितना रखना चाहते हो, अभी आप स्टार्टिंग में कहोगे कि मुझे क्या पता है इसका कितना साइज हो। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका जो साइज है वो नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा, पर जैसे प्रैक्टिस होगी बार बार करेंगे तो समझ आ जाएगा कि इसका जो साइज है वो क्या रहेगा आपके पास। तो आप देख सकते हैं यूआई कंपोनेंट्स में सेल्फ कैनवस का जो साइज है वो विड्थ 400 ली है और हाइट हमने 300 ली है और इसकी बैकग्राउंड व्हाइट है। देखिए आप इसमें देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड इसकी व्हाइट दिख रही है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कोई कलर भी आप दे सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया पैडी 50, मतलब उसको पैक कर दिया है हमने इसमें। फिर इसी तरह वर्ड का जो टेक्स्ट है वो लिया है, उसके बटन्स को लिया है फ्लिपकार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट बटन का हमारा जो साइज है नेक्स्ट कार्ड उसका साइज दे दिया, उसका एरियल और फोंट दे दिया हमने, एरियल फोंट और उसका साइज दे दिया है। फिर उसके बाद आएगा शो वर्ड। शो वर्ड मीन्स हम शो वर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें वर्ड दिखाई दे रहा है कि हमारे पास कौन से वर्ड है और उसको किसमें कन्फिगर करना है, किसमें कन्वर्ट करना है और फिर ट्रांसलेशन के थ्रू वो हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर आ गया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में क्या है कि जैसे आप क्लिक करते हो तो शो वर्ड पे जाएगा, नहीं तो वो शो ट्रांसलेशन पर जाएगा। फिर नेक्स्ट कार्ड, आप नेक्स्ट कार्ड पे मूव कर जाते हो, फिर आपका ये जो है उसको बस लूप में चल जाएगा। तो देखिए कितना छोटा सा प्रोजेक्ट था, बहुत इजी था, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। नेक्स्ट आया जीएसटी रेट फाइंडर विद किंडर लाइब्रेरी। हमने किंडर लाइब्रेरी से जीएसटी का रेट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं ये हम पहले रन करके देखते हैं किसमें बेसिकली है क्या प्रोजेक्ट में हमारे पास। ये नेक्स्ट जीएसटी कैलकुलेटर भी है कि आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बस आपको जो बेसिक है अगर वो समझ में आ जाता है तो इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। देखिए इसमें क्या है कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस सपोज आपका ओरिजिनल प्राइस 5000 है। ठीक है, आप इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसका मैंने आपको बताया था ये इसका कैनवस साइज होता है, आप इसको बड़ा कर सकते हो। ओरिजिनल प्राइस 5000 है, उसका नेट प्राइस ओरिजिनल प्राइस 5000 है, बट हमें प्राइस कितना मिला है, हमें मिला है 5500। ठीक है, तो कितना जीएसटी लगा हमें ये देखना है। ओरिजिनल प्राइस 5000 था पर उस पर जीएसटी लगकर हमें 5500 का पड़ा, तो कितना जीएसटी लगा है हमने फाइंड पे क्लिक करा तो वो बताता है कि 10% जीएसटी लगा है। फिर आप इसको क्लियर कर देंगे तो प्रीवियस वाला खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा से लिखती हूँ, मैंने कोई लिखा ओरिजिनल प्राइस 6000 है, तो मेरे को उसका कितना प्राइस पड़ा, मुझे सपोज वो 7000 का पड़ा, तो मैं इसको फाइंड करती हूँ तो मेरे पास 16% जीएसटी लगी है। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसको इसी फॉर्म में दे सकते हैं, आप इसको जैसे 544 की चीज ली है तो मेरे को पड़ी इसकी 678 की, तो मैंने इसको फाइंड करा तो मेरा इतना 24% जीएसटी रेट है। तो इस तरह से आप अलग अलग इसकी जो वैल्यूज है उस पर आप जीएसटी जो रेट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको जो जीएसटी है वो कितनी रहती है इसमें। ठीक है, इसका ये वाला कोड रहेगा। इसके कोड में देखिए क्या है, बहुत सिंपल है कि हमने डेफ फंक्शन लगाया। ठीक है, उसमें ओरिजिनल प्राइस लिख दिया, नेट प्राइस लिख दिया। फील्ड डॉट गेट का क्या मतलब होता है, ओरिजिनल प्राइस फील्ड डॉट गेट, गेट मीन्स कि वो यूजर से इनपुट लेगा। फिर यहाँ पे नेट प्राइस लिया है, फिर हमने गेट फंक्शन लगा दिया कि वो यूजर से इनपुट लेगा। अब ये जीएसटी रेट पे फार्मूला लगा दिया, ये जीएसटी रेट पे फार्मूला लगा है तभी वो इसको कैलकुलेट कर पा रहा है। फिर उसके बाद आ गया रेट फील्ड इंसर्ट, हमने जीएसटी रेट पर वैल्यू एंटर करी। ठीक है, अब क्लियर ऑल मीन सारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। अभी फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यूज जो है वो वर्क करेंगे, वो नीचे इसकी सारे वो होंगे कि फंक्शन कॉलिंग होंगे कि जिस पे भी ये डिफाइन वाले पे जाएगा। फिर प्राइस फील्ड में गए, डिलीट में गए, ये हमारे सारे वो आ गए। ड्राइवर कोड आएगा अब नीचे। ठीक है, ये किंटर की लाइब्रेरी आ गई। फिर कॉन्फ़िगर बैकग्राउंड क्या था, देखिए हमारा लाइट ग्रीन, हमने जीयूआई विंडो को क्या सेट करा है, लाइट ग्रीन। ठीक है, टाइटल क्या दिया है, जीएसटी रेट फाइंडर।
ठीक है, ये ज्योमेट्री फॉर्म में हमने ये दे दिया, जैसे कैनवस का हमने दिया था, आप इसको ज्योमेट्री की फॉर्म में भी दे सकते हैं। कैनवस लिखना तो आप चाहे कैनवस लिख दीजिए। फिर आ गया हमारा ओरिजिनल प्राइस को किस कलर में दिया है, ब्लू कलर में। ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस था। देखिए अगर हम इसको रन करते हैं तो सेम जो हमने कोडिंग में बता रहे हैं वही चीजें उसमें इंप्लीमेंट हो रही हैं। इसको रन किया तो देखिए जो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है वो किस में लिखा आ रहा है, ब्लू कलर में लिखा आ रहा है। नेट प्राइस भी ब्लू में है, जीएसटी रेट ब्लू में है, तो यही सारे जो कलर है वो आ रहे हैं उसमें। और इसका जो साइज है वो 300 इंटू 300 लिया गया है। आप इसको एनहेंस करना चाहते हो तो एनहेंस भी कर सकते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री है वो 300 बाय 300 के आप एनहेंस कर सकते हैं। इसी तरह नेट प्राइस है, इसकी जो लेबलिंग है वो ब्लू कलर में है। बटन की हमारे पास लेबलिंग रेड कलर में है। देखिए तो रेड कलर में आ गया हमारे पास। फाइंड जीएसटी पे हम जीएसटी फंक्शन पे जाएंगे, क्रिएट है जीएसटी लेबल। ठीक है, क्लियर बटन से क्या होगा, सारी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। देखिए क्लियर ऑल कि सारी वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद आ गया हमारे पास ये उसका वो आ गया कि ग्रिड हमारी कैसे सेट होगी। रो 1 कॉलम 1 पे कितनी पैड एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पैड वाई की वैल्यू कितनी होगी, वो सारी हमने दे दी। ठीक है, ये सारी बस वैल्यूज के लिए है। फिर हमने स्टार्ट कर दिया उसको जीयूआई को और मेन लूप पे उसको एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट आता है जीएसटी कैलकुलेटर। अब जीएसटी कैलकुलेटर देख लेते हैं कि वो हमारा कैसे बना है। इसको कॉपी किया हमने, कंट्रोल A कंट्रोल B, ऑल्ट R एंड रन। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जीएसटी कैलकुलेटर। एंटर योर अमाउंट, अपनी अमाउंट एंटर करके देखिए। आप इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंटर योर अमाउंट, मैंने एंटर अमाउंट कर दी 5000। अब मेरे को जितना जीएसटी लगाना है, 12% लगाना है, 18% लगाना है, 28% लगाना है। सपोज मुझे 18% जीएसटी लगाना है, क्योंकि जो नॉर्मल जीएसटी होता है वो 18% होता है। तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट चार्ज की जीएसटी चार्ज कितना आ गया, 900। मतलब 5000 के ऊपर 900 और प्लस होंगे, तो 5900 की आपको जो प्रोडक्ट है वो पड़ेगा। कि सपोज आपने कोई हार्ड डिस्क ड्राइव ली है, वो आपकी 5000 की है, तो आपको उस पे जो शॉपकीपर है वो 18% की जीएसटी भी लगा रहा है, तो मतलब वो 900 और ऊपर लगा रहा है। तो टोटल आपका जो प्राइस होगा वो 5900 का रहेगा। तो अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट और जो प्रीवियस हमने करा है जीएसटी फाइंडर, ये आप दोनों इकट्ठे भी कर सकते हो। इसको इकट्ठा कंबाइन कर लोगे तो भी आपका जो तब भी आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप इसको इस तरह से दो प्रोजेक्ट्स को मिक्स करके भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसमें भी सेम जीएसटी कैलकुलेटर यूज हुआ है, उसकी ज्योमेट्री कितनी ली है, मिनिमम साइज कितना है, मैक्सिमम साइज कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास ये उसकी हेल्प मेन्यू बार आ गए। ठीक है, लेबल्स आ गए, जीएसटी परसेंट, ये तो थोड़ा छोटा, ज्यादा ही छोटा था। सिलेक्ट योर जीएसटी परसेंटेज, आप परसेंटेज बताएंगे कितना लेंगे। गेट अमाउंट, फोकस का मतलब होता है कि क्लिक, जहां पे आपको क्लिक करना है उस पर फोकस होना। ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगर आप उसमें डिजिट्स नहीं देते तो वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि अमाउंट्स आर ओनली इन डिजिट्स, की डिजिट्स में अमाउंट होनी चाहिए। और ये आपका जीएसटी का सेम फार्मूला लग गया यहाँ पर। अगर आपने सही अमाउंट दी है तो सक्सेसफुली कैलकुलेटेड हो जाएगी और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि जीएसटी अमाउंट कांट बी जीरो, अगर आप जीरो देते हो। ठीक है, आप उसको ब्लैक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और ऑन क्लिक पे आप इस पे आपको कैलकुलेट हो जाएगी जीएसटी। देखिए यहाँ लिखा है ना बटन, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बटन, बटन फ्रेम टेक्स्ट कैलकुलेट जीएसटी कमांड और क्लिक, क्लिक पे आपकी जो जीएसटी है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए इससे हमारा ये वाला जो प्रोजेक्ट सीरीज है, ये हमारी प्रोजेक्ट नंबर 2 ये कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किंडल लाइब्रेरी के साथ डिस्कस किए हैं। अब जो हमारी अगली सीरीज होगी उससे हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। ठीक है, ये हमारे थोड़े से सिंपल वाले हो गए, इसमें हम जेसन वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि जेसन वाले हमारे जो क्वेश्चन हैं, जेसन वाली जो सोर्स कोड है वो कैसे वर्क करती है। फिर बाद में हम इन सबको कंबाइन करके थोड़ा बड़े वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी तो हमने बिल्कुल पहले सिंपल वाला समझे, फिर हमने किंडल लाइब्रेरी करी है, अब हम जेसन वाले करेंगे। फिर उसके बाद 4th नंबर पर आएंगे कि हम थोड़ा सा इसको एनहांस कैसे करें, इसको एडवांस करें कैसे। देखिए अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं या आपके पास जो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करी है, अगर आप चाहते हैं कि वो उसको मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे लिंक जो है वो आप मुझे मुझे आप कमेंट में सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, या फिर आपको कमेंट में आपको
लिंक जो है उसका शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी वीडियो जो है वो फेच कर सकते हैं। वीडियो कैरियर स्टोरी आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है एज वेल एज सोर्स कोड जो है वहां से फेच कर सकते हैं। मैं एक ही आपको वर्ड की फाइल में सारा जो सोर्स कोड है वो प्रोवाइड कर दूंगी, 7 पिछले और ये वाले 4। ठीक है, होप इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। फिर मिलते हैं व्यूअर्स, थैंक यू।